वो इतना बड़ा ब्लंडर कर जाए कि उन्होंने इनको नोटिस ही ना जारी किए हो। हाउ इज पॉसिबल? 26 को ये पर्चा दर्ज हुआ है। यानी कि मजहबी इंतशार गिरफ्तारी दी जाए। हालात अक्सर और यकसर किस तरह तब्दील होते हैं और रातों रात शोहरत हासिल करने का जुनून इंसान को किस तरह ले डूबता है, उसकी जीती जागती एक मिसाल रेहान तारक की शक्ल में नजर आती है। सजा हो। और रेहान तारक के मुकदमे में क्या कोई बेल या जमानत और साथ ये भी बताएंगे कि क्या रेहान तारक को तीनों के तीनों नोटिस किए गए थे या नहीं किए गए थे। नाज़रीन, रेहान तारक अचानक लंदन क्यों चले जाते हैं और फिर लंदन के बाद वो रशिया जाने का प्लान रखते हैं, लेकिन रशिया नहीं जाते, पाकिस्तान फ़ौरन वापस आ जाते हैं। इसमें खिचड़ी क्या पकी हुई है, ये भी आज के व्लॉग में बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बयान करते चले जाएं। नाज़रीन, सबसे अहम बात कि 26 जून 2026 को रेहान तारक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमा में बड़ी खतरनाक किस्म की दफात शामिल की जाती हैं। मुकदमा दर्ज होने से पहले बकौल रेहान तारक के उसको एक भी नोटिस जारी नहीं किया जाता। नोटिस जारी ना करने की वजह क्या है और क्या NCCI नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स और उसके ऑफिस एक्ट के मुताबिक किसी भी शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज करने से पहले नोटिस जारी करने का क्या मंदरजात हैं, ये भी हम आज के व्लॉग में लाजमन बताएंगे। और 26 जून 2026 को रेहान तारक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है विदाउट एनी, अकॉर्डिंग टू रेहान तारक, एनी नोटिस। उसके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात कुछ खट्टी सी हो जाती है कि रेहान तारक फिर लंदन क्यों जाते हैं। ऐसा कौन सा इवेंट होता है जिसमें उन्होंने अचानक प्लान बना लिया कि वो लंदन जाएंगे। वीज़ा उनका लगा हुआ था, फिर रशिया भी उन्होंने जाना था, रशिया से वो अचानक पाकिस्तान आ जाते हैं। रात तकरीबन 1 बजे उनकी लाहौर में फ़्लाइट उतरती है और फ़्लाइट उतरने के बाद 4 से 5 घंटे उनको डिटेन रखा जाता है FIA हकाम की जानिब से। जब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के कारकुनान या उसके अफसरान आ जाते हैं तो फिर उनको वहाँ से गिरफ़्तार करने के बाद उनके अहल खाना को बताया जाता है कि इनके ऊपर इन दफ़ात के तहत एक पर्चा दर्ज हो चुका हुआ है और ये 26 जून 2026 को ये पर्चा दर्ज हुआ है। ये बात जब उनको क्लियर हो जाती है तो वो रेहान तारक को NCCI यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ले जाते हैं। नाज़रीन, ये भी बताता चला जाऊं कि रेहान तारक को आप हर व्लॉग में सुन रहे हैं कि तकरीबन 10 साल कैद हो सकती है, 5 साल कैद हो सकती है, 7 साल कैद हो सकती है, इतना जुर्माना हो सकता है। वो कौन सी दफ़ात के तहत हो सकता है ये किसी को नहीं मालूम, ये हम आपको आज ज़रूर बताएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करता चला जाऊँ, U/S11 ऑफ ये एक दफ़ा है पीका की, एक ऐसी दफ़ा है नेशनल साइबर क्राइम का, एक ऐसा एक्ट है। इसका क्या किरदार है ये हम आखिर में बताएंगे। पीका 2026 भी इसमें इसी FIR के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर नाफिजुल अमल कर दिया गया है और R/W153A ये भी कर दिया गया है। ये भी पीका की एक बड़ी अहम दफ़ात होती हैं, उनमें से एक दफ़ा है। और 295A इसकी हसासियत को आप आसान न लीजिएगा, ये वो है कि जो
पूरी की पूरी नस्लें खा जाती है ये दफा। यानी कि मजहबी इंतशार, मजहबी इख्तलाफात और मजहब के रंग में किसी खास चीज को, किसी खास शख्सियत को टारगेट करना, और टारगेट भी मनफी अंदाज के अंदर करना, जो रेहान तारक ने किया। ये वो कौन सी दफा और इतनी खतरनाक दफा रेहान तारक के ऊपर क्यों लगती है? जवाद नकवी, अल्लामा जवाद नकवी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट उन्होंने की और उसकी धड़ाधड़ रील्स भी चलाई। आजकल पॉडकास्ट में आप देखते हैं ना कि रील्स को ऐसा एक ब्रेकिंग पॉइंट के ऊपर रख के चलाते हैं। वो रील्स भी चलाई, और वो जब वो रील्स चली तो फिर जाहिर है कि कोहराम बर्पा हो गया। बहुत सारे हलकों को बहुत दिल आज़ारी का एक मंजरनामा देखना पड़ा। उनमें से 11 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एप्लीकेशंस दी, और रेहान तारक कहते हैं कि मुझे एक नोटिस जारी ही नहीं हुआ। आप फिर वहां पर छणकना लेने के लिए चले गए थे लंदन, अगर आपको नोटिस जारी नहीं हुआ। आपको पता था कि नोटिस जारी हुआ है। और नाज़रीन, जब NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से एक नोटिस आता है तो उसके ऊपर, नोटिस के ऊपर काज ऑफ इंक्वायरी लिखा होता है। वो काज ऑफ इंक्वायरी सारा कट्टा खोल देती है। वो एक हल्का सा नोटिस जिसमें 25D लगी हो, जिसकी जमानत भी होती है, इंसान की रातों की नींद उड़ा देती है। और यहाँ पर तो 11 लगी हुई है, यहाँ पे पी का 2026 लगा हुआ है, RW 153A लगा हुआ है, और एक 295A, और फिर 2980 PPC के कवानीन के मुताबिक एक्ट लगे हुए हैं। इसमें बचना किस तरह मुमकिन है? अब आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं कि 295A की जो सजा है वो उम्र कैद है, वो उम्र कैद है। अब मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा कि वो कौन सी ऐसी दफ़ा है जिसके मुताबिक इस मुकदमे में बेल नहीं होगी। ना कोई इंटरम बेल है इस मुकदमे में। किसी मुलजम को अगर उसके ऊपर ये FIR हो जाती है और FIR उसके हत्थे चढ़ जाती है और वो अदालत में जाकर तकाजा करता है कि मुझे बेल कबल वक्त गिरफ्तारी दी जाए, तो वो बेल नहीं उसे मिलती। तो वो यही एक्ट है, वो यही एक्ट है। उसमें तूफान बर्पा खड़ा करने वाला U/11 है। अगर ये लग जाती है तो इसका मतलब कि इसकी हसासियत इतनी ज्यादा गंभीर है कि इस मुलजम को किसी सूरत बेल नहीं देनी। जहां पे पोस्ट अरेस्ट नहीं है, प्री अरेस्ट नहीं है, वहां पे पोस्ट अरेस्ट कैसे हो सकती है? लिहाजा रेहान तारक एक लंबे अरसे के लिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, रातों रात गजबनाक किस्म की शोहरत हासिल करने की वजह से, और एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा जादूगर और एक बड़ा झंडा गाड़ने की ख्वाहिश रखते हुए अपने आप को आज NCCIA की हवालात में लेके बैठे हुए हैं। नाज़रीन, इसमें सबसे जो अहम तरीन नुक्ता अभी तक मैंने तलाश किया है कि वो जिस अहम तरीन चैनल में काम कर रहे हैं, उस चैनल के ऑनर, उस चैनल के मालिक आज एक इतनी बड़ी नशिस्त के ऊपर बैठे हुए हैं कि उस नशिस्त के ऊपर बैठने के बावजूद अगर उन्हीं के एंकर के ऊपर इन दफ़ात जिनका मैंने जिक्र किया है, आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर FIR पूरी देख रहे होंगे, जिन दफ़ात का मैंने जिक्र किया है, इन दफ़ात के तहत पर्चा हो जाता है, तो इट मीन्स कि मालकान ने भी रजामंदी का कहीं ना कहीं इजहार किया होगा, वगरना पॉसिबल नहीं कि यह पर्चा हो जाए, क्योंकि चैनल बहुत अहमियत रखता है। नाज़रीन, लोगों ने कहा कि 5 अदद अफराद हैं जिन्होंने कुल मिला के एप्लीकेशन दी या शिकायत दर्ज कराई। नहीं, 11 अफराद हैं, और ये 11 के 11 मुख्तलिफ मसालिक से तल्लक रखते हैं। उसमें कुछ अहले तशय्युद से भी तल्लक रखते हैं, उसमें अहले सुन्नत वल जमात से भी तल्लक रखते हैं, अहले हदीस से भी तल्लक रखते हैं। और ये उनका इज्तिमाई प्रोटेस्ट था बजरिया एप्लीकेशन। और जब एप्लीकेशन गई है, ये किस तरह मुमकिन है कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एक बजाते खुद एक इदारे का किरदार अदा करती है, हाउ इज पॉसिबल कि हाई कोर्ट के होते हुए वो इतना बड़ा ब्लंडर कर जाए कि उन्होंने इनको नोटिस ही ना जारी किए हो। और अगर कोई एक भी नोटिस जारी उनको नहीं हुआ, मसूल नहीं हुआ,
तो नाज़रीन ये तो पर्चा ही सारे का सारा डिस्चार्ज हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इतने हसास इदारे जो बजाते खुद अपने आप में एक एजेंसी और एक हसास मालूमात रखने का इदारा जाहिर करते हों और वह वजूद के तौर पे नज़र भी आ रहे हों, वो इस तरह का ब्लंडर मार सकते हैं? कभी भी नहीं। इसका मतलब कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि आधे से ज़्यादा दाल काली है जो हमने चुन ली है। अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि उन एप्लीकेटर्स के नाम क्या हैं। हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।